हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन को पढ़ना है अध्याय नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 8 तो करवाया नहीं, 6 करवाया, 7 करवाया, उसके बाद अध्याय नंबर ये 9 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ गया। बेटा देखिएगा, अभी आपकी क्लासेस हो सकता है कि अभी 15 दिन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और चूंकि जो अध्याय नंबर 8 है बेटा, अच्छे से सुनना, जो अध्याय नंबर 8 है वो अपनी मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट अध्याय है, सबसे कठिन है। तो उसको हम सोच रहे हैं कि वो क्लास में पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेटर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह जगह छोटे छोटे डाउट बनते हैं, तो वो डाउट ना बने। जबकि अध्याय नंबर 9 तो बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं जाएगी, और सबसे बड़ा अध्याय भी है अध्याय नंबर 9। तो अपन इसको यहाँ खत्म करने का प्रयास कर लेते हैं, फिर अध्याय नंबर जो आपका 8 बचेगा वो हम कहाँ करवा देंगे, इस अध्याय 9 के जस्ट बाद क्लास में। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लास लगने लगी अपनी, और अपना क्लास में सिलेबस आगे बढ़ेगा तो अध्याय नंबर हम 8 वहां करवा देंगे। तो थोड़ा सब्र रखिएगा। सीधा अध्याय 7 के बाद आपको अध्याय नंबर कौन सा करना है बेटा, 9। अभी पढ़ा था अवकलन, अब पढ़ना है समाकलन। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन पढ़ना है बेटा। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। पहले तो आता है इंटीग्रेशन, या इसको बोलते हैं समाकलन। अच्छे से सुनना, अध्याय नंबर 9 है ना, 9 एक्चुअल में 10 भी इसी में हो रहा है, तो 10 और 9 का ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि समाकलन दो प्रकार का पढ़ना है आपको। देखो, एक पढ़ना है अनिश्चित समाकलन, जो अध्याय नंबर 9 में मिलेगा। कौन सा? अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, अनिश्चित समाकलन। और एक पढ़ना है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा पढ़ना है अनिश्चित की जगह अब क्या आ जाएगा, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, सॉरी, ये आ जाएगा इनडेफिनेट। ये इंडेफिनेट हो जाएगा तो निश्चित समाकलन कौन सा हो जाएगा, निश्चित समाकलन। ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझिए कि वही लिखा है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये पढ़ना है बेटा अध्याय नंबर 9 में, और ये पढ़ना है अध्याय नंबर 10 में। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप कहोगे फिर अध्याय 8 में क्या रहा होगा सर? देखो, जितना आपने अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में अवकलन सीखा है, उसी अवकलन का उपयोग कहां कहां मैथमेटिक्स में होता है, यानी अवकलज के अनुप्रयोग या अवकलन के अनुप्रयोग, वो आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये आपको पढ़ना था अध्याय नंबर 8 में, जो थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम वो कहाँ के लिए बचा के रखा है हमने, क्लास के लिए। अभी अध्याय नंबर कौन सा करेंगे, 9। इसका नाम है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित का मतलब होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है कि इसमें बेटा ये होता है समाकलन का चिन्ह, जिसके सापेक्ष करना होता है वो इधर लिखते, जैसे x के सापेक्ष करना है। पहले इसको पढ़ना सीखो, और जैसे हमें एक्स स्क्वायर का करना है, किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। इसके दो नियम होते हैं समाकलन के, लेकिन वो सवाल सीखते सीखते आ जाएंगे, बहुत सरल होता है। वो एक कांस्टेंट वाला होता है, और एक जब दो फलन दिए रहते तो उनका अवकलन कैसे होता है, तो उसके नियम है, वो आपको अलग से नहीं पढ़ना, वो तो हमारी क्वेश्चंस में ही सारे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सीख गए। अब देखिएगा, आप कहोगे ये जो सिंबल होता है ये समाकलन का होता है, बिल्कुल इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो यहां पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या हिंदी में पढ़ेंगे इसे एक्स के सापेक्ष। इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे वहां पर क्या पढ़ते थे, डी अपॉन डी एक्स होता था सिंबल अवकलन में, तब इसे क्या पढ़ते थे, एक्स, और इसे पढ़ते थे के रेस्पेक्ट में या के सापेक्ष। और ये क्या होता था, अवकलन, और एक्स स्क्वायर का करते थे तो लिखते थे एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन। यहां पर कैसे पढ़ेंगे, एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का, ये चिन्ह काय का कहलाएगा, समाकलन। तो इसे पढ़ेंगे एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का समाकलन, उल्टा पढ़ेंगे, यहां से बनेगा क्या पढ़ोगे, एक्स के सापेक्ष या एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या, इंटीग्रेशन। तो अपन को ये पढ़ना है बेटा।
अब इस सवाल में यहां पर कितने से कितने के बीच करना है इसका समाकलन, कोई लिमिट नहीं है। कभी हम यहां लिख दें कि 0 से 1, तो यहां लिमिट आ गई कि इतने से इतने के बीच ही समाकलन करो इसका। तो इसका समाकलन करने के बाद पहले आप ये लोअर लिमिट रख देते हो, ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा, अपर लिमिट। उच्च मतलब अपर और लिमिट मतलब सीमा। ये होती है लोअर, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो आप कहोगे सर हल करने के बाद पहले कौन सी रखते, फिजिक्स में भी तो पढ़ाया है मैंने, है ना। तो फिजिक्स में कैसे पढ़ाया था कि इसका समाकलन कर दो और पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर की लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह लगा के कौन सी रखोगे, लोअर लिमिट। तो ऐसे लिमिट वाले काय में मिलेंगे आपको अध्याय नंबर 10 में। किस में मिलेंगे बेटा, इस अध्याय 9 के बाद काय में मिलेंगे, 10 में। और जिनमें लिमिट नहीं होगी वे कौन से समाकलन कहलाएंगे, अनिश्चित। यहां निश्चित कुछ नहीं है और लिमिट लगा देंगे तो कौन सा समाकलन बन जाएगा, ये निश्चित समाकलन होता है। अर्थात जिन सवालों में हमें लिमिट मिल जाएगी ऐसे ए से बी की, यानी कि ये समाकलन की लिमिट मिलेगी, तो उन्हें कहेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जिनमें लिमिट नहीं मिलेगी उन्हें कहेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हल होता है तो उसके साथ साथ एक समाकलन कांस्टेंट आता है और उस समाकलन कांस्टेंट को सवाल हल करते समय लास्ट में लिख दिया जाता है। वैसे तो हर समाकलन के बाद लिखते हैं, लेकिन अंत में लिख दो तो भी, क्योंकि सारे जितने भी नियतांक हैं कांस्टेंट हैं जुड़ के वापस से नियतांक ही बनते हैं, इसलिए अपन लास्ट में लिख देते हैं। जबकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में समाकलन कांस्टेंट नहीं आएगा। इनके आंसर मिलेंगे आपको संख्यात्मक। कैसे मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। इनके जो मिलेंगे वो न्यूमेरिकल मिलेंगे आंसर, जबकि इसके x, y, z ऐसे किसी भी रूप में आ सकते हैं, बनेगा। तो इनमें ये x दिखेगा, इनमें कौन से में, जिनमें इनडेफिनेट होगा और जिनमें डेफिनेट होगा उनमें इस x का हुआ है, तो आंसर में x नहीं दिखेगा, उसकी जगह उसकी क्या दिखेंगी, लिमिट दिखेंगी। आया समझ में। तो बेटा अभी आज कौन सा पढ़ना है अपन को, आज नहीं मतलब अभी अध्याय 9 तो चलेगा अभी बहुत दिन। तो यहां पर आएगा कि अध्याय नंबर 9 में सर अनिश्चित समाकलन पढ़ना है और अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं आती है। दूसरी बात, चलिए ये आता है कि सर अध्याय नंबर 9 में पढ़ना है, समाकलन पढ़ना है, लेकिन नाम नहीं दिया कि अनिश्चित, लेकिन एक प्रकार से कौन सा समाकलन पढ़ना है अपन को, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। बेटा ऐसे पढ़ना ये अध्याय 9 कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, इतने शानदार तरीके से पढ़ना कि सारी चीजें बिल्कुल जहन में आ जाएं और ऐसी आ जाएं कि हम खुद दूसरों को पढ़ा सकें। कुछ इस तरह सीखना है अध्याय 9, एक एक चीज को आज का काम आज ही करते जाना। बेटा जितने बच्चे अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने यहाँ आते हैं, जो डेली के डेली वीडियो वॉच करते हैं, अभी तक कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब जाने दो। अब अध्याय 9 से ये कसम खा लो कि हमारे लिए आज का काम आज ही करना है। हर हाल में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में इसके लिए मैथ्स को 3 घंटे 4 घंटे देने ही है और हमें आज का काम आज करना है। क्योंकि बेटा अगर यहां से आपने फॉर्मूले छोड़ दिए, डेली के फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, आज 18 देंगे, कल के और हो जाएंगे, परसों के और, तो लोड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर आप समझ नहीं आएगा आपको कुछ, क्योंकि इस अध्याय में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं होता। फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए बेटा ध्यान रखना, आपको आज का काम आज ही करना है। जैसे आज इसकी पहली प्रश्नावली चालू होगी, ऐसे करके इस अध्याय में लगभग 24 प्रश्नावलियां हैं। एक्सरसाइज कितनी है? 24। हम कह रहे इतना बड़ा अध्याय है ही नहीं पूरी गणित में। अगर किताब देखो तो करीब 200 पेज में अकेला ये चैप्टर है। कितने पेज में? 200 पेजेस में अकेला चैप्टर है 9। तो आप समझ जाइए कि इसमें कितनी संजीदगी से पढ़ना पड़ेगा, कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और डेली का काम डेली करोगे ना बेटा, तो इतना सुकून मिलेगा खुद को भी और मन में रहेगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं और हमें भी समझ आ रहा है और हम भी बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, है ना। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनय है सभी से कि बेटा डेली का काम डेली करते जाइए, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। अध्याय नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए अब अध्याय नंबर 9 में बेटा अपन को पढ़ना है इंटीग्रेशन, समाकलन। और समाकलन भी कौन सा वाला मन में चल रहा है कि समाकलन भी कौन सा पढ़ना है सर? अनिश्चित या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन।
अब मन में आता है कि सर समाकलन होता क्या है? बेटा क्या होता है, जब बड़े बड़े एरिया जिनके हमको एरिया निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, तो वो आसान नहीं था। तो हमने क्या किया, उसके छोटे छोटे पार्टीशन का एक इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में हम लेते गए और उसके सापेक्ष हमने सबका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। यानी सभी छोटे छोटे पार्टों के समाकलन किए और पूरे का उन दोनों लिमिट के अंदर रख दिया, तो पूरे एरिया का एरिया निकल आया, पूरी जगह का एरिया निकल आया। तो क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग हुआ है। जैसे अवकलन का मतलब होता है बड़ी चीज को उठा के पार्टीशन में तोड़ देना, जबकि समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टीशन को उठा के क्या करना, इकट्ठा करना मतलब इंटीग्रेट करना, समाकलित करना। आया समझ में? तो एक्चुअल में इंटीग्रेट का तो यहाँ रिस्पेक्ट ही आता है, ये आता है मीनिंग कि चलो पार्टीशन कर दिए। क्या होता है कि एक बड़े एरिया का निकालना है तो उसके छोटे से पार्ट का आप क्या निकाल लेते हो, एरिया, जैसा कि गॉस थ्योरम में किया था। छोटे एरिया में जो भी घटना हो रही है उसको निकाला और फिर उसे पूरे के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, समाकलित कर दिया आपने। तो ऐसे करके समाकलन का यूज होता है। अब बेटा समाकलन का एक नियम कहता है कि अगर मान के चलो ए कोई कांस्टेंट है, आप कहोगे इसका निर्धारण कैसे होगा कि ये कांस्टेंट है, और यहां पर मैंने लिख दिया x² और यहां लिख दिया dx। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक फलन है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और फलन के गुणा का ये क्या कह रहे हैं, समाकलन। फिर से सुनना, ये है फलन और ये है नेतांक यानी कि कांस्टेंट। कह रहे हैं नेतांक और फलन का गुणनफल, नेतांक और फलन के गुणनफल, नेतांक और फलन के गुणनफल, देखो नेतांक और फलन के गुणनफल का समाकलन काय के बराबर होता है। कह रहे ये समाकलन बाहर आ जाएगा केवल फलन के। तो यहां पर क्या पढ़ोगे अब इसे, देखो नेतांक और फलन के समाकलन का गुणनफल एक जैसा होता है। आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि सीधा ये कांस्टेंट निकल के कहां आ जाता है, बाहर। कांस्टेंट का निर्धारण कौन करता है, इसके बाजू में बैठा है ये, किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के। तो एक्स वाली चीजें बस कांस्टेंट नहीं कहलाएंगी और बाकी की सब चीजें क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट। तो वो समाकलन के चिन्ह के कहां आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। आया समझ में? और कभी कभी क्या होता है, एक और आता है कि जैसे यहां पर लिखा है एक्स लिखा है और यहां पर लिखा है साइन एक्स। कह रहा है कि दो फलनों का के गुणनफल का जो समाकलन होता है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है, वे इनके अकेले अकेले समाकलन के गुणनफल के बराबर होता है। वे इनके, लेकिन ये दोनों काय में होने चाहिए, प्लस में हो या माइनस में हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये समाकलन का चिन्ह इन दोनों को मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह मिला और क्या मिल गया, dx प्लस या माइनस जो भी होगा सो लगा देंगे, और साइन एक्स को भी मिल जाएगा। सो यहां पर आएगा साइन एक्स इंटू dx। आप कहो गुणा और भाग में हो तो तब नहीं मिलता बेटा, अभी जब ये प्लस में हो या माइनस में तो अगला अलग मिल जाता है। यानी पहले फलन के समाकलन और दूसरे फलन के समाकलन का योग हमेशा दोनों फलनों के योग के समाकलन, दोनों फलनों के योग के या अंतर के समाकलन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका अगला नियम। इनको पढ़ना नहीं है आपको, याद तो अभी रखना ही नहीं है, वो तो खुद में खुद याद हो जाएंगे, बस देखिएगा। अब बेटा इसके बाद प्रश्नावली आएगी 9A। 9A प्रश्नावली है ना, जो इसकी फर्स्ट प्रश्नावली है, पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में देखना क्या सिखाया गया है। पहले तो ये बेटा कि इसमें आपको 18 फॉर्मूले हैं और जो प्रश्नावली खत्म होने के बाद उसकी आंसर शीट दी रहती है ना, आंसर शीट दी रहती है, उसके जस्ट बाद लिखे हैं 18, 6 इधर 6 इधर, तो 6 दूनी कितने हो गए 12। फिर अगले पेज पर 3 इधर लिखे हैं 3 इधर लिखे हैं, तो कितने हो गए 6 जे हो गए, सो कितने हो गए 18। ऐसे 18 फॉर्मूले लिखे हुए हैं और वो 18 के 18 आज आपको याद कर लेने हैं बेटा हर हाल में। ध्यान रखना 9A प्रश्नावली के पहले नहीं दिए, 9A प्रश्नावली के कहाँ दिए हैं, बाद में। और मैं पेज क्रमांक बता देता हूं, पेज क्रमांक 533 पर नीचे की तरफ दिए हैं और पेज क्रमांक 534 पर कहां दिए हैं, इसमें नीचे की तरफ दिए हैं और यहां पर ऊपर की तरफ। तो कुल मिला के इन दोनों पृष्ठ पर क्या जो फॉर्मूले आए हैं
फॉर्मूले आए हैं उनको याद करना है आज ही, तब आपसे फॉर्मूले और सवाल बनेंगे, नहीं तो आपसे फॉर्मूले और सवाल नहीं बन पाएंगे बेटा। आया समझ में? तो आपको याद करना है इनके फॉर्मूले, और आज के आज आप 9 प्रश्नावली को फिनिश कर लेंगे ध्यान से, क्योंकि एक दिन भी दिया तो 24 दिन लग जाएंगे, जबकि कुछ प्रश्नावली है कि 2 दिन भी ले जाती हैं, तो इस हिसाब से तो वो महीने भर अध्याय चलेगा, और महीने भर नहीं चलाना। पिछली बार 21 दिन में हो गया था क्योंकि 1-2 गैप हो गए थे, इस बार भी चाहते हैं कि इतने दिन में ही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी 18 क्लासें लगें, ताकि आपका जैसे ही यहाँ से फिनिश होगा वहां पर आपका क्लास में अध्याय नंबर हम 8 स्टार्ट कर दें। इसमें और ज्यादा समय नहीं दे सकते, है ना। जितने में 9 अध्याय खत्म होता है उतने में शुरू के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 फिनिश हो जाते बेटा। शुरू के 3 और ये अकेला बराबर है ना, उतना ही समय लगता है। तो कोशिश करते हैं कि ये अध्याय आपका जल्दी करवाएं, लेकिन साथ साथ में ज्यादा करना सवाल, दोस्तों से ज्यादा पूछना, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लग रहा हो कि नहीं बन रहा तो ही हमसे पूछना, नहीं तो इन प्रश्नावलियों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना आप हमारा, है ना। चलिएगा, अब आते हैं 9 प्रश्नावली पर। बेटा एक चीज और अच्छे से देखो क्या लिख रहे हैं हम, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस समाकलन होती है, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी समाकलन कहलाती है। और या ये कहे समाकलन की रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। इसको एक सवाल में प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये काय का चिन्ह है बेटा, बहुत अच्छे से देखना यहां से, है ना। चलो बोलो, आप कहोगे ये अवकलन का है, बिल्कुल। किसका अवकलन कर रहे हैं हम, x² का, ठीक। फॉर्मूला क्या होता था, आप कहोगे 2 आगे आ आता था ना, और यहां पर क्या x, और इस 2 में से कितना कम हो जाता था, 1, तो आंसर कितना आता था 2x, 1 की पावर वो लगाई नहीं जाती। x² का अवकलन इतना आया, तो इसका समाकलन क्या आएगा। अब इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। देखिएगा, इसका समाकलन करते हैं यहां पर, ये लगाया बेटा समाकलन का चिन्ह, छोटा सा, ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे मोड़ दो, ऐसे नहीं मोड़ना है। समाकलन का आप किताब में देखिएगा कि कैसे लगाते हैं, ऐसे समाकलन का चिन्ह लगाया। किसका करना है, 2x का, यानी जिसका आंसर मिला है x² का अवकलन 2x, तो 2x का समाकलन कितना मिलना चाहिए, x²। देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं। किसके सापेक्ष करना है, dx। बेटा इसमें कांस्टेंट क्या है, आप कहोगे 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बच गया, x बच गया और dx। देखना बेटा, समाकलन का पहला फॉर्मूला है कि x के ऊपर n हो और dx, तो आप कहोगे n आगे आ जाता है, इसमें नहीं आगे वागे आता, ये समाकलन पढ़ रहे हैं, इसमें आगे नहीं आता। यहां पर तो समाकलन हो जाएगा n+1। वैसे फिजिक्स में भी बता चुके एक बार, जितने की घात हो उसमें कितना जुड़ जाता है, 1, जबकि यहाँ घात में से 1 घटता था और घात कहाँ आ जाती थी, आगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो x के ऊपर n+1 और अपॉन में घात नीचे उतर आएगी, सो क्या हो जाएगा, n+1 बनेगा। जैसे आप कहो कि सर x का वर्ग होता यदि, तो क्या आ जाता बेटा, x के ऊपर 2-1, जितने की घात हो उसमें 1 जुड़ जाता है और घात नीचे उतर आती है, और 2-1 ये नीचे उतर आया, तो कितना आ गया, x के ऊपर 3 और बटे में कितना आ गया, 3। तो ऐसे आ जाता है, आया समझ में। तो इसको करिएगा, x के ऊपर कितने की घात है, कोई घात ना हो तो 1 की। चलिए लिखिए, 2 गुणा, जब समाकलन हो जाएगा तो समाकलन का चिन्ह और ये dx दोनों गायब हो जाते हैं, dx गायब हो जाता है और समाकलन का चिन्ह गायब हो जाता है। अब कितना बच गया, देखो, आप कहोगे x के ऊपर 1 था, उसमें 1 जुड़ गया, देखो 1 तो पहले से था और 1 जुड़ गया और घात नीचे उतर आएगी, बिल्कुल बेटा। बोलो क्या आ जाएगा, 2 × x के ऊपर 1 और 1 कितना, 2, और बटे में कितना आएगा, 2, 2 से 2 कट गए, कितना आ गया, x²। वही तो आपसे कह रहे हैं, देखो x² का अवकलन कितना आया, 2x,
और 2x का समाकलन कितना आया x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो इतना और इसका समाकलन करोगे तो वापस x स्क्वायर मिल जाता है। देखो x स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x और 2x का समाकलन किया तो वापस से क्या मिल गया x स्क्वायर। यानी समाकलन अवकलन का उल्टा ही क्या होता है समाकलन। आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ सर कि आज के बाद जितने भी अवकलन हमने पढ़े हैं उन अवकलन का जो उत्तर मिलता था अगर उसका हम फिर से समाकलन कर दें, अवकलन का क्या मिलता था उत्तर, उसका हम क्या करते हैं समाकलन, तो हमारा सवाल बन जाएगा क्या। बिल्कुल बेटा सवाल बन जाएगा जो शुरू में था जिसका अवकलन किया था आपने। तो इस हिसाब से अवकलन में और इसमें थोड़ा सा अंतर होता था। जैसे tan इनवर्स x का आपने पढ़ रखा है d/dx, अवकलन पढ़ रखा है, कितना होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। तो अगर इसका हम समाकलन कर दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना है आपको tan इनवर्स x, यानी कि इसका समाकलन x के सापेक्ष। देखो tan इनवर्स x का कितना होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो 18 के 18 फॉर्मूले आपके फटाफट याद हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। अब देखो d/dx ये अवकलन था। जैसे sin x का अवकलन क्या होता था बेटा cos x होता था कि नहीं। देखो इसका अवकलन कितना होता था cos x, तो इस cos x का क्या कर दो समाकलन, cos x का किसके रेस्पेक्ट में x के, देखो x के सापेक्ष। तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x, माइनस sin x नहीं होगा क्योंकि अवकलन होता था। cos x का समाकलन तो सीधा क्या होता है sin x बनेगा। आप कहोगे सर इधर cos x होता तो इधर क्या मिलता था cos x का अवकलन कितना मिलता था माइनस sin x, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। देखो sin x का समाकलन क्या मिल जाएगा माइनस cos x। देखो sin x का अवकलन तो cos x होता है लेकिन समाकलन क्या होता है माइनस cos x, जस्ट उल्टा। आया समझ में। तो अवकलन का उल्टा ही क्या होता है समाकलन होता है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अवकलन का उल्टा ही क्या होता है समाकलन होता है, और आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। चलिएगा अब बेटा आगे का देखिएगा। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला और बताना चाहते हैं आपको, बाकी तो उन 18 फॉर्मूलों में से ही लगेंगे। जैसे आपने पढ़ रखा था, देखो sec x का क्या पढ़ा था पहले अवकलन, sec x का अवकलन क्या होता था sec x इंटू tan x होता था कि नहीं। तो फिर sec x tan x का अगर हम समाकलन कर लें, देखो sec x इंटू tan x किसके सापेक्ष dx के। देखो sec x का अवकलन होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इसको उत्तर को उठा के लाए इधर रखा, इसका अगर समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा sec x। देखो sec x का अवकलन sec x tan x और sec x tan x का समाकलन कितना होता है sec x बनेगा। यानी अवकलन का जो उत्तर मिला उस उत्तर का क्या कर दिया समाकलन, तो वापस क्या बन जाएगा सवाल, यानी sec x बनेगा। तो ऐसे सवाल होते हैं। और एक लॉग का फॉर्मूला, लॉग की प्रॉपर्टी एक और याद रखिएगा, बहुत काम की है बेटा। एक और है यहाँ अवकलन a की पावर x का अवकलन क्या होता था। आप कहोगे ज्यों कहते हो a की पावर x, लेकिन इनटू में आता था log, और यहाँ पर a लिखा है तो a इधर लिखा होता 10 की पावर x, तो यहाँ पर क्या आ जाता 10 की पावर x का 10 की पावर x, और log कितना आ जाता 10, और जब 10 हो तो इसका बेस भी कितना मान लिया 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, जानते हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये आता था कि नहीं, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा। ये चीज जो गुणा में आती थी वो कहाँ आ जाएगी अपॉन में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी बेटा अपॉन में। अगर इसका हम समाकलन करें, क्या करें समाकलन करें, तो समाकलन कितना आ जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला है आपके पास, उसी में लिखा है 18 फॉर्मूलों में से ही है। a की पावर x ज्यों कहते हैं उसमें भी रहता था, लेकिन इनटू में आता था, यहाँ पर काय में आएगा भाग में log a विथ बेस e बनेगा। आप कहोगे सर इसमें फ्री स्टाइल नहीं चलती, चलती है बेटा। जैसे कि sin 2x का करोगे तो sin 2x का क्या हो जाएगा, आप कहोगे sin का cos होता था लेकिन समाकलन करोगे तो माइनस cos होगा, तो माइनस cos 2x।
लेकिन 2x के लिए नहीं बना, तो वापस किसका होगा 2x का। और पहले 2x का होके कहाँ आता था गुणा में, इस बार 2x का होके कहाँ आएगा अपॉन में। 2x का कितना होगा 2 और 2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में। तो ये चीज याद रखना है कि जब फ्री स्टाइल से करेंगे इनके सवालों को, तो जब वापस करने लगोगे आप तो वो चीज गुणा में ना आके कहाँ आएगी अपॉन में, और अपॉन में कोष्टक में लिखा करेंगे। आया समझ में। चलिए ये एक अवकलन उसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, लेकिन प्लस में क्या लिख लिया जाता है c। और c आपके उत्तरों में भले ही ना दिया हो, लेकिन आप लिखने की आदत डालिएगा हर बार। जब समाकलन आपका पूरा हो जाए तो ये समाकलन नियतांक जरूर लिखा करो एक बार। क्या लिखा करो, समाकलन नियतांक, भले ही उत्तर में दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि अध्याय नंबर 11 में इसकी खूब जरूरत पड़ेगी। तब देखेंगे कि अगर ये नहीं लिखा तो सवाल गलत हो जाया करेगा। तो कभी कभी किताब में नहीं लिखते वो, लेकिन आपको लिखना है हर बार समाकलन के। लेकिन कौन से समाकलन के, अनिश्चित समाकलन के बाद समाकलन नियतांक। चलिएगा अब बेटा अगला देखिएगा, एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर e की पावर में मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में कभी लॉग आ गया, जैसे आ गया log x, तो बेटा याद रखना e की पावर में जब भी log आता है और इस log के आगे कुछ ना लिखा हो, +1 हो, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा होना चाहिए। आप कहो माइनस का लगा, तो ये -1 को कहां भेज दो, इधर, क्योंकि ध्यान रखिए log के बाजू वाली संख्या है उसके ऊपर पहुंच जाता है घात में, बनेगा। तो यहां पर अब कितना बचा 1, तो बेटा e से ये log कैंसिल होता है, केवल क्या बचेगा x की पावर -1। फिर से सुनो, अगर मैंने लिखा e की पावर में 2 log x, आप कहोगे रुको, हमें सिखाया गया है e तो लगाए लिख ही लो, ये 2 कहां चला जाएगा x की पावर में, तो इधर आएगा 2, और x की पावर में तो x², पूरे की पावर में नहीं जाता, काई की पावर में जाता है, काई की घात में। log के बाजू में क्या लिखा x, तो उसी की घात में जाएगा। अब यहां कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तभी ये फॉर्मूला लगता है, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगता। अब e से log कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, केवल x वर्ग, इतना x वर्ग बच जाता है। ये log की प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। आया समझ में। चलिएगा एक बार और देखिएगा, जैसे बेटा मैंने ऐसा लिखा e की पावर में, अच्छे से देखना, 6 log x²। अब आप कहोगे रुको सर, e की पावर में लिखा है सो लिखा रहेगा, लेकिन ये 6 चला जाएगा, log के बाजू में कौन बैठा, तो उसको कोष्टक में लिख लो, तो यहां आएगा log x² बैठा है सर। देखो log कौन बैठा, x², तो x² को किस में लिखा, कोष्टक में। और 6 कहां पहुंच जाएगा, उसी की पावर में, पूरे log की पावर में नहीं जाएगा, काहे कि log के बाजू में जो बैठा उसी की पावर में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, e की पावर log 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 गुणा हो जाता है, तो x की पावर कितना 12। अब e से ये log कैंसिल होगा, लेकिन कब होगा, जब इसके आगे क्या लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, मतलब +1 हो। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आंसर, x की पावर 12। ये log की प्रॉपर्टी होती है जो याद रखना है, लगेगी सवालों में। प्रश्नावली 9 ये जहां स्टार्ट हो रही है उसके एग्जाम्पल में लिखी है, उसके एग्जाम्पल नंबर 11 में, जिसमें ये लग जाएगा। सवाल बड़ा दिखेगा लेकिन है छोटा, बनेगा। चलिए यहां से पहले log की प्रॉपर्टी, log की नहीं, एक क्वेश्चन आता कि x की पावर n dx बराबर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलो, ऐसा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा, n+1। घात धन में हो या ऋण में हमें कोई लेना देना नहीं, घात ज्यों की त्यों लिखी रहने दो। उसमें कितना जोड़ना है, +1, यहाँ पर भी कितना जोड़ना है, +1, तो ये घात नीचे उतार लो, बनेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल x की पावर में -2 लिखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो। इसका अवकलन करना, समाकलन करना है, तो क्या करोगे, x की पावर में -2 तो है, उसमें मन से कितना जोड़ दोगे, +1, और घात को नीचे उतार लो, सो -2 + 1, बोलो कितना आ जाएगा। x के ऊपर -2 धन 1, सो ऋण का कितना बचेगा 1, और अपॉन में ऋण का कितना बचेगा 1। अब ये ऋण चिन्ह किसको मिल जाएगा, x को, तो ऋण, और ये x कहाँ आ जाएगा, नीचे। आया समझ में। तो ये ऋण कहाँ दे दिया हमने, ऊपर दे दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण 1
बटे एक नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऋण चिन्ह नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात एक ही है, या तो नीचे लगाओ या ऊपर, लेकिन ये पूरा x कहाँ उतर आएगा, नीचे, और नीचे आके काय की घात हो जाएगी, ऋण की जगह धन की, और धन की लगाई नहीं जाती। आंसर कितना मिल गया, -1/x। लेकिन प्लस में क्या लिख देना फिर, c। आप कहोगे ये c कहाँ लिखेंगे, बेटा लिखना है जहां समाकलन का ये खत्म होता है और समाकलन का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो वहीं से ये c लिखना चालू कर दो, बनेगा। ये c लिखना वहीं से चालू कर देना जहां से समाकलन का चिन्ह दिखना बंद हो जाए पूरे सवाल में। ऐसा नहीं कि एक आध स्टेप में बचा है, किसी भी स्टेप में जब ना बचा हो तो वहां से क्या लिखना चालू कर देना, +c बनेगा। क्योंकि सारे कांस्टेंट वैसे तो हर समाकलन के बाद आता है, तो क्या करते कि सबका ना लिख के इकट्ठा लिख लेते हैं एक बार, बनेगा। जैसे कल के दिन देखो क्या हुआ, यहां पर आया x प्लस x² का समाकलन करो, तो आप कहोगे सर ये समाकलन का चिन्ह इसको भी मिलेगा, इसको भी, क्योंकि प्लस में है, या माइनस में हो तो भी मिल जाता है। यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखोगे, ये सवाल लिखोगे, उसके बाद लिखोगे इसी के आगे देखो, ये समाकलन का चिन्ह x को मिला और ये dx भी मिल गया, ये dx और ये समाकलन का चिन्ह, प्लस ये समाकलन का चिन्ह x² को भी मिलेगा और किसके सापेक्ष, dx, और dx भी मिल गया। चलो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर में पहले से कितना है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 अपॉन में क्या आएगा 1 + 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो c ना लिख के क्या लिखोगे c1, क्योंकि समाकलन गया तो समाकलन का नियतांक आता है, आया समझ में, प्लस x² का करोगे तो x² + 1 अपॉन x² नहीं लिखोगे आप, केवल क्या लिखोगे 2 + 1, घात नीचे आ जाती, प्लस में क्या आएगा c2, आया समझ में। तो कितना हो जाएगा फाइनली बोलो, x के ऊपर 2 की घात बटे 2, और प्लस में कितना आएगा c1, प्लस x के ऊपर कितने की घात 3 की बटे 3, और प्लस में कितना आएगा c2। अब बेटा क्या होता है कि ये c1 और c2 वापस जुड़ जाएंगे, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा तो कांस्टेंट ही बनेगा। 1 किलो आलू और 1 किलो आलू तो 2 किलो शक्कर नहीं बनती है, 2 किलो आलू ही बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही बनता है। तो यहाँ पर c1 + c2 वापस से क्या बन जाएंगे c, तो इकट्ठा हम लिख देते हैं एक ही बार में, क्या लिख देते हैं x² बटे 2 प्लस x³ बटे 3, प्लस में क्या लिख दोगे c कहां से आया, दोनों कांस्टेंट को जुड़ के। तो कभी कभी ये अलग अलग ना बता के इकट्ठा जब पूरा समाकलन खत्म हो जाता है तो हम चुपके से क्या लिख देते हैं +c, उसमें बताते नहीं फिरते कि ये 2 कांस्टेंट को मिलके बना के 3 को। आया समझ में, चलिएगा। अब आते हैं बेटा प्रश्नावली के सवाल नंबर कोई भी बता देते हैं। प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसमें 4 सवाल दिए हैं, और जो दूसरा है उसमें 3 दिए हैं, जो तीसरा है उसमें 2 दिए हैं, जो चौथा है उसमें वापस 3 दिए हैं। तो फिर सब अकेले अकेले सवाल हैं, केवल 7वें और 8वें को छोड़ के। 7वें 8वें भी 2-2 सवाल है, आया समझ में। 5वां एक ही है सिंगल, 6वां एक है, जबकि 7वें में कितने दिए हैं 2, और 8वें में भी कितने दिए हैं 2। तो अभी हम पहले के दिए हैं, पहले के दिए हुए सवाल कर देते हैं फटाफट एक एक लाइन में। x³ एक सवाल पूरा बता देते हैं, ये पहला सवाल है, और पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है x³ का सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन समाकलन करना है किसके सापेक्ष, कुछ नहीं बोला है, मतलब किसके सापेक्ष x के। तो लिखोगे x³ और इनटू में क्या आ जाएगा dx बराबर, बताओ कितना आएगा फटाफट। ये x के ऊपर 3 तो है, पहले प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये नीचे उतर आएगा +1, और प्लस में c मन से लिखना, भले ही उन्होंने लिखा हो या ना लिखा हो, ध्यान रखना अगर नहीं लिखते तो वो गलत माना जाता है। किताब में वो नहीं लिखा तो उसको जाने दो, आप जरूर लिखिए। वैसे तो उसके आंसर में दिया होगा x की पावर में 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और बटे में कितना हो जाएगा 4, और प्लस में ये समाकलन नियतांक है जो समाकलन के साथ आता है, क्योंकि इस नियतांक का अवकलन, आप कहोगे इसका अवकलन करेंगे जब, तो बेटा इसका अवकलन तो हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो वो गायब हो जाता है, तो वापस सवाल बन जाएगा। आप कहोगे इसका अवकलन कर दें तो ये x³ बन जाएगा, बिल्कुल x³ ही बन जाएगा। आया समझ में, करके देख लेना। ये आ गया बेटा आंसर, पहले का पहला हो गया।
और क्वेश्चन नंबर पहले का ये दूसरा दिया हुआ है, उसी में कितना दिया है 3x की पावर 5। तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिख दोगे, समाकलन 3x की पावर 5 इंटू dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, ये समाकलन का चिन्ह, ऊपर अंदर क्या बचा x की पावर 5, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो x के सापेक्ष, तो dx लिखा बराबर, बोलो 3 तो है ही बाहर, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, बोलो x की पावर 5 का हो जाएगा x की पावर 5 और फिर बटे +1 अपॉन में आएगा 5 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c। आप कहो 3 का c में गुणा होगा तो 3c लिखेंगे कि c, बेटा 3 का गुणा जब c में होगा, गुणा हो कांस्टेंट में या किसी चीज का भाग हो जाए या कोई चीज घट जाए या जुड़ जाए लेकिन बनता वापस से क्या है नेतांक, तो उसे c ही लिखेंगे, 3c नहीं लिखेंगे, बनेगा। तो इधर क्या आ जाएगा x की पावर में कितना 6, रुको 3 का गुणा होगा 3, x की पावर में कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा 6 और प्लस में कितना आ जाएगा c ही लिखना, 3c मत लिखना क्योंकि 3c ही वापस c कहलाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोलो x की पावर 6 और बटे में कितना आ जाएगा 2 और प्लस में आ जाएगा c, ये हो जाएगा आंसर, बनेगा। चलिए अगला आता है सवाल नंबर उसका 2x की पावर में -3, तो इसका समाकलन हम डायरेक्ट कर देते हैं इंटू dx बराबर 2 कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर, x की पावर में -3 इंटू dx, बोलिएगा कितना आ जाएगा, 2 तो है ही बाहर, अंदर क्या आएगा x की पावर में -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो लास्ट में भी लिख लिया करो चाहो तो, बोलो 2 x की पावर में कितना बचेगा -2 और बटे में क्या आ जाएगा -2 और प्लस में क्या आएगा c, बनेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस चिन्ह कहाँ मिल जाएगा आगे, तो -x की पावर में -2 जो नीचे उतर के आएगा और प्लस में क्या लिखा है c, अब ये नीचे उतर के आएगा तो क्या बन जाएगा -1 अपॉन x की पावर में -2 की जगह क्या आ जाएगा 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c, बनेगा। तो जिस हिसाब से आंसर दिया हो, अगर इतना आंसर दिया तो ये लिख देना, उनने +c लिखा हो या ना लिखा हो आपको जरूर लिखना है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लेना बेटा। अब देखो ऐसे आप कर लोगे तो यहाँ पर बता देते हैं, अब अगला सवाल आप करते रहिएगा, बता देते हैं। चलो x की पावर -2 बटे 3, क्या लेना देना कि वहां पर कितने की पावर लगी कि नहीं लगी, आपको तो पता है +1 जोड़ना +1 घटाना, सॉरी +1 जोड़ना है और नीचे अपॉन में लाना है पावर को। बोलो कितना आ जाएगा, ये लगा देंगे समाकलन का चिन्ह, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, x की पावर में -2 बटे 3 प्लस में कितना आएगा 1 और घात नीचे आएगी -2 बटे 3 + 1 और प्लस का क्या आ जाएगा c, आया समझ में। चलो x की पावर में, थोड़ा x बड़ा सा लिखना, x की पावर में आएगा 3 इधर जाएगा तो आएगा -2 धन 3 और बटे में कितना आ जाएगा 3 बटे में, चलो -2 प्लस में कितना 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + c। चलो बोलो बेटा x की पावर में बचेगा 1 बटे 3 और इधर भी कितना बचेगा 1 बटे 3, क्योंकि -2 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा और प्लस में क्या आएगा c। तीसरे अपॉन की संख्या कहाँ पहुंचेगी ऊपर 3, x की पावर में 1/3 और प्लस में कितना आ जाएगा c। तो देख लीजिएगा इसका आंसर भी आ गया होगा, तो ऐसे आप करते जाइए आगे। चलिए अब देखिएगा बेटा, जैसे कि सवाल नंबर दूसरे में भी 3 दिए हुए हैं जिसमें से उसका सेकंड वाला हम बता देते हैं। बस बेटा यहाँ एक चीज करना, एक अवकलन आपको सिखाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। log x का अवकलन कितना होता था, आप कहोगे सर log x का होता था 1/x, तो बेटा 1/x का अगर समाकलन कर दोगे, 1/x का क्या कर दोगे समाकलन, देखो 1/x का यदि समाकलन कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा log x और बेस में कितना होगा e। ध्यान रखना
यहां x के अलावा कुछ भी लिखा हो दुनिया का, आप कहोगे 1/√x लिखा हो तो भी बेटा इसको घात को कहां ले जाना, ऊपर। लेकिन जब x 1/x लिखा हो तो कभी भी घात को ऊपर ले जाने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि इसका समाकलन मौजूद है कि 1/x का समाकलन कितना होता है, log x। सारी बातें छोड़कर ये बात ध्यान दो, नहीं तो यहां 100% डाउट आएगा। कैसे डाउट आएगा कि सर 1/x है तो 1/x की पावर में 1 है तो इसे ऊपर ले जाओ, तो x इनवर्स और dx। अब मन में चलेगा, रुको सर देखो, इसमें अगर हम करेंगे तो x के ऊपर आएगा -1, क्योंकि घात में, और फिर -1 ऐसे ही होता है समाकलन घात में ही। तो x के ऊपर आएगा -2 और अपॉन में क्या आएगा, -2 बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे उतर आएगा तो -1 अपॉन ये माइनस ऊपर मिल जाएगा तो 2 तो बचेगा नीचे, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, x²। ऐसा निकल आएगा, जबकि ऐसा नहीं निकालना। 1/x का डायरेक्ट कितना मौजूद होता है बेटा, सॉरी इसको मिस्टेक कर दिया, x की पावर -1 + 1 होता है, और -1 + 1। तो यहां पर आएगा x की पावर में ऊपर 0 और बटे में क्या आ जाएगा, 0। पिछले में मिस्टेक हो गई, थोड़ा देख लेना, फॉर्मूला ऐसे ही लगाना था, +1 करना था, -1 कर दिया बेटा। अपॉन में 0 आ गया तो ये चीज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। 1/x का समाकलन कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जब भी यहां पर x लिखा हो, अकेला x, ना वर्गमूल लगा हो, ना 1/2 की घात, ना 5 की घात, ना 100 की घात, कुछ भी ना लगा हो यहां घात में, जैसे लिखा ना 1/x लिखा, अब इसकी घात में यहां कुछ भी ना लगा हो, ना वर्गमूल लगा हो इस पे, तो इसको कभी भी ऊपर मत ले जाना। इसका डायरेक्ट समाकलन कितना कह देना, इसका डायरेक्ट समाकलन कह देना कि कितना होता है, 1/x। आप कहोगे सर जैसे यहां पर आपने एक सवाल दिया कि 1/x और यहां लिखा है dx, तो इसका हम समाकलन क्या कर दें सर, इसको घात को ऊपर ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इसकी पावर में 1 है से ले जाएं, नहीं ले जाना बेटा, ले जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इसका डायरेक्ट मौजूद है समाकलन कितना, log x विथ बेस e। आप कहोगे कहां से आया, आपको वो नहीं पढ़ना कि कहां से आया, आपको ये याद रखना है कि इसका क्या होता है, log x। अब आया अगला कि 1/√x हो dx, तो इसका भी क्या होगा, नहीं बेटा इसका नहीं होगा, इसका तो सीधा सीधा आ जाएगा। देखो कैसे, ये रूट है यानी कितने की घात लगी इस पर, 1/2 की, तो 1/x के ऊपर कितने की घात, 1/2 की, और ये क्या लिखा है, dx। चलो घात कहां जाएगी, ऊपर, तो बेटा ये घात ऊपर जाएगी तो 1/2 प्लस में क्या होगा, 1 अपॉन, सॉरी ये घात ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, -1/2, और प्लस में क्या करोगे 1, और नीचे भी -1/2 प्लस में 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब dx का एक समाकलन हो चुका, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, आधे में से 1 घटेगा, सो क्या आ जाएगा, आधा बचेगा प्लस का, और इधर भी कितना बचेगा, आधा। तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा, √x बनेगा। देखो पहले √x का समाकलन अवकलन होता था 1/2√x बनेगा। अब यहाँ 1/2√x अगर अपॉन में √x हो तो ये 1 अपॉन ना होके ऊपर मिलता है 2√x, ऐसे याद रख लो। क्या याद रखोगे, √x का अवकलन क्या पढ़ के रखा था, 1/2√x, और यहाँ 1/√x का अगर समाकलन पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे, 2√x। 1 के अपॉन में नहीं करोगे, सीधा सीधा 2√x। देख लो, क्योंकि इसके जिसका हो रहा है वो तो अपॉन में है 1 के, इसलिए ये अपॉन में नहीं आएगा। अवकलन में ये अपॉन में नहीं था तो इसका अवकलन क्या में आया था, अपॉन में होता 2√x ही है, चाहे 1 के अपॉन में हो चाहे सिंगल लिखा हो। समाकलन में सिंगल होता है क्योंकि अंदर √x होता है, बनेगा। ऐसे कर लीजिएगा, इसका बनेगा। यानी कि आप कहोगे कि सर सीधी सीधी ये बात है कि x लिखा हो 1 के अपॉन में और कुछ भी ना हो तो इसका सीधा log x, और बाकी इस पर कितने की घात लगी हो, 1/2 की, ऋण 2 की, ऋण 8 की, 50 की, 55 की, धन 55 की, किसी की भी लगी हो, हम घात को कहां ले जाया करेंगे, ऊपर ले जाया करेंगे। उसके बाद अवकलन का फॉर्मूला समाकलन का लगाएंगे x की पावर n वाला, बनेगा बेटा। इतना याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। सबको आया होगा समझ, ऐसा दिया होगा
सवाल नंबर दूसरे में दिया है। चलो बोलो क्या हो जाएगा। आप कहोगे x के ऊपर 1 और x के ऊपर इंटू में कितना है 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो x के ऊपर आ जाएगा कितना 3/2 और यहाँ पर अब हम अवकलन समाकलन कर देंगे फटाफट। x के ऊपर ये कितना लिखा है 1.5 लिखा है, 3/2 मतलब कितना 1.5 में आधा और जुड़ेगा सो 5/1 और जुड़ेगा सो 5/2 और अपॉन में भी कितना आएगा 5/2। आप लगा लेना, कैसा लगाओगे 3/2 धन 1 और नीचे भी करना 3/2 धन 1 सो 5/2 हो जाएगा। चलो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर और 5 कहाँ रह जाएगा नीचे और x के ऊपर कितने की आ जाएगी 5/2 की घात, तो प्लस में क्या आ जाएगा c। जहां से समाकलन देखो गायब हुआ वहां से क्या आने लगा है c आने लगा, बनेगा। जहां से समाकलन का चिन्ह गायब होता है वहां से सी आने लगता है, बनेगा। तो ऐसे कर लेना, पूरे समाकलन के चैप्टर के पूरे सवाल कर लेना आप लोग। अब देखो सवाल नंबर, जैसे इसका सवाल नंबर बता देते हैं तीसरे का दूसरा। क्या दिया है 4x + 5 और अपॉन में x। तो ये x काय के अपॉन में है आप कहोगे दोनों के, बिल्कुल। इसका समाकलन करना है आपको, कैसे करोगे और इसका समाकलन करना है अच्छे से बताते हैं। 4x + 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा x, इसका करना है। कैसे करोगे आप कहोगे सर ये दोनों के बटे में है तो अलग अलग दे दो, बिल्कुल दे देंगे बेटा। यहाँ आएगा 4x अपॉन में x प्लस 5/x और ये क्या आ जाएगा dx, दोनों को है इसलिए कोष्टक लगा दिया। चलिए अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल प्लस लगा है तो दोनों को मिल जाएगा। चलो समाकलन 4x अपॉन में x और ये dx मिल गया इसे, समाकलन और dx मिल गया इसे, प्लस समाकलन 5/x और यहाँ पर क्या आएगा dx। देखो बेटा इससे दोनों कैंसिल। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, 4 नियतांक है सो बाहर आ गया। अब आप कहोगे इधर कुछ नहीं बचा, कैसे नहीं बचा बेटा, यहाँ 1 बचा है, अंदर क्या बचा है 1 और यहाँ क्या आ जाएगा dx प्लस यहाँ 5 कहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1/x dx। आया समझ में, देखो वही स्टेप मिल गया। अब मन में कुछ लोगों के आएगा कि सर इसका तो 0 होता है कांस्टेंट का, अवकलन होता है बेटा 0, समाकलन नहीं होता। समाकलन तो इसका क्या होगा, किसके सापेक्ष हो रहा है x के, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x। आप कहोगे समाकलन 1 इंटू में dt होता t के सापेक्ष, तो बेटा इसका समाकलन 1 का कितना हो जाता t। z के सापेक्ष होता तो z, यहाँ काय के सापेक्ष हो रहा है 1 का, तो 4 तो है ही, किसका हो रहा है कांस्टेंट 1 का, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x। आया समझ में। आप कहोगे सर कभी यहाँ पर c हुआ ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा c का कुछ नहीं होगा, c तो बाहर आ जाएगा। अब कितना बच जाएगा अंदर 1, क्योंकि c यहाँ आ जाएगा तो 1 बचता है, वापस c का 1 में गुणा कर लो तो c दिखने लगेगा। देखो c एकम c ऐसे दिखेगा। तो 1 का कितना हो जाएगा x के सापेक्ष x, तो आ जाएगा cx और प्लस में क्या आ जाएगा c, बनेगा। चलो उसको c2 कह देना या c1। बोलो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 4 और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस, देखो अभी हम c नहीं लिख रहे, इकट्ठा लिख देंगे लास्ट। ये क्या लिखा है 5 और 1/x का हम x कभी ऊपर नहीं ले जाएंगे, सीधा 1/x का क्या पढ़ रखा है log x विथ बेस e, प्लस में क्या लिख दोगे c, बनेगा बेटा। तो ऐसा सवाल आप कर लीजिएगा। ये सवाल नंबर है आपका तीसरे का दूसरा, बनेगा। ये तीसरे का है दूसरा। अब देखो आगे, बेटा इसके बाकी के सवाल सरल हैं। देखो जैसा ये किया है ना कि अपॉन में सबको दे दिया, ऐसे ही 10वां सवाल भी है आपका। आप कहोगे सर इसका 12वें सवाल में क्या होगा, देखो 12वां सवाल दिखा देते हैं। 12, अच्छा एक और सवाल है ae⁻x, इसका क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा। ये लगाया समाकलन का चिन्ह, अच्छे लगाइएगा, जल्दी जल्दी उल्टे सीधे बन जाते हैं। समाकलन का चिन्ह a कहाँ आ जाएगा बाहर, e⁻x और इंटू में क्या आएगा dx। e⁻x का करना है, सो देखो ये आ गया a, e⁻x का क्या आ जाएगा, काय में लिखोगे कोष्टक में, e⁻x का होता है e⁻x। आप कहोगे प्लस में c, सबसे बाहर लिख देंगे, क्या है इधर ना लिख के सबसे बाहर। बोलो
क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स का e की पावर एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो इतना आ जाएगा, बनेगा। चलिए एक समाकलन और बताना चाहते हैं, e की पावर x का e की पावर 2x का e की पावर में sin x का। देखो बेटा ये चल तो समाकलन रहा है, लेकिन समाकलन ना मान के इसको अपन को किस प्रकार से ट्रीट करना है पहले ये देख लेना, क्योंकि ऐसे सवालों में बेटा थोड़ी सी एक टेंशन आती है कि इसका वापस से क्या करना होता है। वापस से यानी समाकलन में बेटा अवकलन चलेगा, समाकलन में क्या चलेगा, अवकलन। ध्यान रखना समाकलन तो कहेंगे लेकिन उसमें अवकलन वाले भी कंसेप्ट लगते जाएंगे। अभी कुछ सवाल आएंगे आगे आपके जिनमें ऐसा आपको देखने मिलेगा आगे के पार्ट में, तो थोड़ा यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। एक जगह देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x और प्लस में क्या आ जाएगा c। बेटा e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। लेकिन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, लेकिन फॉर्मूला तो e की पावर x के लिए बना है। आप कहोगे इस 2x की जगह हमको क्या दिख रहा था, x कर दिया, लेकिन चल समाकलन रहा है, लेकिन वापस इसका क्या होता है बेटा, अवकलन। फिर से सुन, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x आ गया, ये तो सबको आ गया होगा समझ। लेकिन इस 2x का वापस से क्या होता है, अवकलन। मन में आया कि 2x का अवकलन तो सर 2 होगा, और 2 गुणा में आ जाता था पहले, इस बार 2 कहां आएगा, भाग में। आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ है कि e की पावर 2x का e की पावर 2x, वापस से 2x का क्या होगा, d/dx मतलब अवकलन, और यहाँ 2x का अवकलन होके कहाँ आता है, बटे में। पहले ये आता था यहाँ पर d/dx और e की पावर 2x का, तो ये 2x का वापस अवकलन गुणा में आता था। इस बार ये अवकलन कहाँ आएगा, अपॉन में। तो ये इतने लिखते नहीं फिरना है, सीधा सीधा 2x का अवकलन कितना होता है 2, और वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, प्लस में क्या आ गया, c। आया समझ में। चलिए इसका क्या हो जाएगा, e की पावर sin x, और इनटू में ना लिख के d/dx। आप कहोगे e की पावर में जितना है उतना हो गया, लेकिन वापस sin x का अवकलन होता था। तो बेटा अवकलन तो यहां भी होगा, पहले गुणा में आता था, जब अवकलन के ही सवाल होते थे तो कहां आता था, गुणा में। लेकिन ये सवाल का है समाकलन का, इसलिए कहां पर आ जाएगा, d/dx मतलब अवकलन किसका, sin x का। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो ये cos x अपॉन में आ जाएगा, प्लस में c। ये मिल जाएंगे आंसर। इसका जे आंसर हो गया, दूसरे का जे और पहले का जे आंसर हो गया, बनेगा। चलिएगा इसके बाद इस प्रश्नावली के कुछ और सवाल बताएंगे हम आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो डालेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत सारे सवाल आप कर लेंगे, और जो आपसे नहीं बनेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको अभी करना है सवाल कहाँ तक के, आपको अधिकतम सवाल पहुंचना है, वैसे तो कर पूरे लोगे, लेकिन आज उदाहरण पूरे जरूर याद कर लेना बेटा, है ना। सब सिंगल सिंगल वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं 22 के 22 सवाल आप कर लोगे। उदाहरण नंबर 11 बस हम बताना चाहते हैं, तो उदाहरण नंबर 11 करवाते हैं आपको, और उसके बाद फिर लेक्चर फिनिश कर देंगे, है ना। चलिए समाकलन दिख बढ़ा रहा है, बहुत छोटा सा सवाल देखिएगा। यह है उदाहरण 11, समाकलन का चिन्ह है और लिखा है e की पावर में 6 log x माइनस e की पावर में 5 log x अपॉन में e की पावर में 4 log x और माइनस e की पावर में 3 log x। और इसको उस तक के बाहर क्या करना है, समाकलन। सो क्या लिख दिया, dx, और ये समाकलन का आगे क्या लगा दिया, चिन्ह। अब देखो इसको क्या करते हैं, आप इसके बराबर में लिखना, उधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं। चलो e की पावर, ये कोष्टक लगा रहे हैं,
कोष्टक अच्छे से लगाते हैं ताकि दिखे आपको। चलो देखो e की पावर में 6 कहाँ पहुंच जाएगा log की पावर में, देखो 6 log x लिखा, और ये 6 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, पहुंचेगा ना बेटा 100% पहुंचेगा, माइनस, क्योंकि हमें पढ़ा है कि ये 6 जो log के बाजू में हो तो वो घात कहाँ आ जाती है आगे, इधर आएगा e की पावर में log x, और x के ऊपर ये 5 उठ के कहाँ चला जाएगा इसकी पावर में, बनेगा अपॉन में। अब देखो इस log के आगे कुछ ना हो तो कितना है +1, यहां मत आ जाना, ये तो e के आगे, हम log के आगे कह रहे हैं। इधर कितना आ जाएगा e की पावर में log x की पावर कितना हो जाएगा 4, e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर x की पावर में कितना आ जाएगा 3, और इसका क्या कर रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन, सो ये dx किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के। चलो आपने पढ़ा है कि e की पावर में log कैंसिल हो जाता है, केवल क्या बचती है घात, लेकिन शर्त है कि log के आगे क्या लिखा होना चाहिए 1, देखो कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा है 1 प्लस का, है ना। चलिएगा तो केवल ऊपर क्या बच जाएगा कोष्टक में, देखो आप कहोगे सर x की पावर 6 बच जाएगा, माइनस x की पावर में 5 बच जाएगा, क्योंकि e से log कैंसिल हो गया, ऐसे ही पढ़ लो उसको कि e से log कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ देखो इधर कितना बच जाएगा x की पावर 3, देखो x की पावर 3 ये भी उधार दे देगा, ये भी दे देगा, तो x की पावर 3 उधार दे देगा ये, तो x की पावर 3 तो बच जाएगी, है ना। चलो बोलो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 बटे में, देखो यहाँ पर भी क्या उधार मिल जाएगा, तो आप कहोगे x की पावर 3 मिल जाएगा, तो इसके पास केवल एक x बचेगा और इधर कुछ नहीं, मतलब कितना बचेगा 1, आया समझ में। x की पावर 3 से x की पावर 3 क्या हो गया कैंसिल। क्या इतना आया सभी को समझ, ये तो बड़ा इजी था। एक और उपाय बन सकता था, एक और उपाय बन सकता था, देखो यहां अधिकतम पावर कितनी है, इधर अधिकतम पावर कितनी है, आप कहोगे 6 और न्यूनतम 5, तो 5 उधार दे देगा क्या, तो x की पावर 5 उधार मांग लो, तो ऊपर कितना बच जाएगा, आप कहोगे इधर बचेगा x और इधर बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन, इधर क्या मांग लो x की पावर 3 दे देगा, ये भी दे देगा, तो x की पावर 3 उधार मांग लो, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 1, देखो इधर x बच जाएगा और इधर पे कुछ नहीं, मतलब 1, क्योंकि x की पावर 3, तो ऊपर से x की पावर 5 कॉमन ले लिया, नीचे से x की पावर 3, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और इधर आ गया कितना dx। चलो बताओ x की पावर 3 और ये x की पावर 5, 3 से 5 कटेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx, x स्क्वायर का अवकलन कितना, समाकलन कितना हो जाएगा 2 धन 1, और बटे में कितना 2 धन 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c, क्योंकि समाकलन का जहां चिन्ह गायब होता वहां पर समाकलन रहता। फाइनल आंसर बोल दो, x की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और प्लस में क्या आ जाएगा c, जी आंसर हो जाएगा बेटा। आंसर अलग से लिखना, इस क्वेश्चन को लिखना और बराबर में इतना आंसर लिख देना, बनेगा, लेकिन क्वेश्चन के बराबर नहीं लिखना, क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह लगाना, फिर बराबर में क्या लिखना आंसर, यानी dx भी लगाना और समाकलन का चिन्ह, और यहाँ क्वेश्चन को बराबर में लिख देना, ये आंसर बनेगा। चलिएगा, थैंक यू।